लेक्चर नंबर 15 हम लोग बात कर रहे थे सिग्नल पे। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल के केस में हमने क्या कहा था? हमने बेस बैंड सिग्नल के अगर केस में डिस्कशन की बात की जाए तो बेस बैंड सिग्नल के केस में हमने कहा था क्या था? ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल था और हमने कहा था कि जिसको लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली या क्लोज टू जीरो होती है। और हमने एक चीज और कहा था कि जब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो सिंपली क्या आता है? एफएम हर्ट्ज आया। हमने देखा था, मतलब सिंपली हमने डिफाइन किया था बेस बैंड सिग्नल इज या बेस बैंड सिग्नल आर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल which has lower cutoff frequency 0 or close to 0 and bandwidth of baseband signal is equal to the its maximum modulating frequency। आज हम बात करेंगे बैंड पास सिग्नल का। बैंड पास सिग्नल क्या चीज होता है? तो बैंड पास सिग्नल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। बैंड पास सिग्नल पहले हम डिफाइन करेंगे बैंड पास सिग्नल क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बैंड पास सिग्नल फर्दर दो टाइप का होता है। एक हमारा नैरो बैंड होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? वाइड बैंड। तो नैरो बैंड और वाइड बैंड डिस्कशन करने से पहले हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा ये बैंड पास सिग्नल है वो कैसा होता है। तो अगर हम बैंड पास सिग्नल की बात करें तो बैंड पास सिग्नल को हम डिफाइन करेंगे। अब ये जो बैंड पास सिग्नल होते हैं ये हमारी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं। इनकी जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। अगर हम ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो ये ऐसा कुछ सिग्नल होगा, जो भी होगा हमने कहा कोई एंटी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये आपका हो जाएगा Fi और ये हो जाएगा आपका Fh। इसका बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो भी है। अब हमने कहा कि हम पहले डिफाइन करेंगे बैंड पास सिग्नल, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो बैंड पास सिग्नल होता है वो फर्दर दो टाइप के होते हैं। हमने कहा कि अगर हम बैंड पास सिग्नल को डिफाइन करेंगे तो बैंड पास सिग्नल के बारे में हम क्या कहेंगे कि बैंड पास सिग्नल आर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल which has lower cutoff frequency greater than 0। मतलब अगर हम बात करें तो हमने कहा कि कोई हमने सिग्नल ड्रॉ किया है बैंड पास सिग्नल, तो ये आप देखिए जब इसके लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा ग्रेटर देन 0, मतलब ये आपके पास यहाँ पे गैप है। और जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका बैंडविड्थ तो बैंडविड्थ के केस में सिंपली क्या आएगा? तो हमने कहा कि जिसकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन 0 होती है। तो बेसबैंड सिग्नल आर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, बेसबैंड सिग्नल आर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल which has lower cutoff frequency greater than 0। और बैंडविड्थ की बात करेंगे तो इसका बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे। बैंडविड्थ हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी Fh माइनस F। अब अगर हम बात करें दो चीजें होती हैं। अब ये जो आपके पास बैंड पास सिग्नल ये फर्दर दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है नैरो बैंड, दूसरा हमारा क्या होता है? वाइड बैंड। ये नैरो बैंड और वाइड बैंड हम कैसे डिफाइन करते हैं?
कैसे हम कहेंगे कि जो हमारा सिग्नल है वो नैरो बैंड है, और कैसे हम ये कहेंगे कि जो हमारा सिग्नल है ये वाइड बैंड है। अब हमारे पास जो ये रेशियो होता है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का, FH बाई BW, ये रेशियो बताता है कि जो हमारा बैंड पास सिग्नल है वो कैसा है, नैरो बैंड सिग्नल है या हमारा वाइड बैंड सिग्नल है। अब अगर हम बात करें पहले नैरो बैंड सिग्नल का, तो अभी भी मैं कहा कि जब कभी भी आप चाहे नैरो बैंड की बात करेंगे चाहे वाइड बैंड की बात करेंगे, तो नैरो बैंड या वाइड बैंड दोनों ही सिग्नल हमारा कैसा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। कैसा होगा हमारा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा। तो अगर हम नैरो बैंड की बात करें तो हमने कहा कि नैरो बैंड सिग्नल की केस में क्या होगा, नैरो बैंड डिफाइन करते हैं, नैरो बैंड। अब नैरो बैंड को हमने क्या कहा कि जो आपके पास रेशियो होता है हायर फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ का रेशियो वो ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब कि आप अगर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो बैंडविड्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये ऐसा केस हो सकता है कि जब हम बैंडविड्थ को उसकी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कंपेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर हम ड्रॉ करें, ऐसे जनरल रफ ले रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर हम ऐसा सिग्नल ड्रॉ कर दें, ये ऐसा कर दें, और भी पतला कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो है इसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ये हमने कहा कि 9.9 मेगाहर्ट्ज है या किलोहर्ट्ज है, और इसकी जो अपर फ्रीक्वेंसी है या 10.1 कर दे रहे हैं, 10.2 कर दें, 10 कर सकते हैं किलोहर्ट्ज। तो अगर इस केस में बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा, या तो हम सिंपली ये कहते हैं कि 9.9 है और ये कहते हैं 10 किलोहर्ट्ज या 10.1। तो ये बैंडविड्थ आप कैलकुलेट करोगे तो क्या पाओगे आप, 10.1 माइनस 9.9, तो क्या आ जाएगा ये 0.2, ये इसका बैंडविड्थ आ जाएगा। और जो इसका अपर बैंड है हायर फ्रीक्वेंसी FH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10.1, ये किलोहर्ट्ज है, यहाँ पे किलोहर्ट्ज हुआ किलो। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इसकी हायर फ्रीक्वेंसी है वो बैंडविड्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये ऐसा कुछ ऐसे स्ट्रिप टाइप का सिग्नल जनरेट कर देगा। तो ये हमारा होता है नैरो बैंड सिग्नल। और जब हम वाइड बैंड सिग्नल की बात करेंगे तो वाइड बैंड सिग्नल के केस में अब जो ये रेशियो होता है ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब कि जो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है FH ये लेस देन इक्वल टू बैंडविड्थ। तो इसका मतलब सिंपली हम ये कहना चाहते हैं कि जब ऐसा केस या हम वाइड बैंड सिग्नल की बात करेंगे तो ये ऐसा सिग्नल जनरेट करेगा जिसमें इसका जो बैंडविड्थ होगा और जो इसके हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, इसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा सिग्नल जनरेट कर देगा, वाइड बैंड का केस रहेगा तो ऐसा सिग्नल आएगा, ऐसा सिग्नल देगा। तो ये दो चीजें हो गई। लेकिन चाहे वाइड बैंड हो चाहे नैरो बैंड हो, दोनों ही केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सिग्नल होगा वो कैसा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी पर। ये भी हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और ये भी हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। बस बेसिकली होगा क्या कि जो आपके पास ये रेशियो होगा हायर फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ का, ये डिफाइन कर देता है कि जो हमारा सिग्नल है वो कैसा है, कि ये नैरो बैंड सिग्नल है या हमारा वाइड बैंड सिग्नल है। अब हम नए टॉपिक पे बात करते हैं, मॉड्यूलेशन। हमने वहां पे भी डिस्कशन किया था जब हम एनालॉग कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, तब हमने कहा था कि आपके पास मॉड्यूलेशन की टर्म है। मॉड्यूलेशन भी आपके पास टर्म है। क्या है मॉड्यूलेशन, क्या चीज है मॉड्यूलेशन, फिर हम लोग बात करेंगे कितने टाइप का मॉड्यूलेशन होगा और फिर उसके करस्पॉन्डिंग बात करेंगे। तो मॉड्यूलेशन क्या चीज है, हमने कहा था कि जब जो है
एनालॉग कम्युनिकेशन की बात की थी तो हमने कहा कि जब आपके पास जो इनपुट या सोर्स इंफॉर्मेशन था उसको हम ट्रांसड्यूसर से पास करते हैं, ट्रांसड्यूसर से पास करने के बाद ट्रांसमीटर को देते हैं, तो ट्रांसमीटर सेक्शन पे ही मॉड्यूलेशन परफॉर्म होता है। और अभी हम इसको लेटर और डिस्कशन करेंगे कि जो मॉड्यूलेशन परफॉर्म करने का हमारा मेन पर्पस क्या होता है, क्या उसके एडवांटेज होते हैं, जिसे कहते हैं सिंपली नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो अभी अगर हम मॉड्यूलेशन की बात करें तो हमने पहले ही कहा था, हम सिंपली अभी वहां पे एक वर्ड यूज करते हैं कि हम सिग्नल को बूस्ट अप कर देते हैं या सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देते हैं। तो मॉड्यूलेशन में हमारे पास क्या होता है कि एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास कोई आर्बिट्री मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड एम है और जिसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा है, कोई साइनसॉइडल सिग्नल है। और हम कहते हैं कि हमारे पास कैरियर है, कैरियर सिग्नल जिसे कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इसको हम डिनोट करते हैं सीटी से। ये कहता है एसी कॉस ओमेगा सीटी। क्या है मॉड्यूलेशन? हमने कहा कि ये हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन मैसेज होता है जिसे हमें ट्रांसमिट करना होता है। अब अगर हम मॉड्यूलेशन की बात करें तो हम मॉड्यूलेशन में हमने पहले कहा था कि हमने अभी ये उस टाइम कम्युनिकेशन के टाइम में कभी भी कैरियर सिग्नल को हम बूस्ट अप कर देते हैं, बाकी हम बाद में बात करेंगे डिटेल में क्या है। तो अगर हम मॉड्यूलेशन को डिफाइन करते हैं तो सिंपली हम कहते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या चीज है। तो हम कहते हैं मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सुपरइम्पोजिंग content of superimposing the information content of baseband modulating signal, baseband or modulating signal on high frequency carrier signal by altering its characteristics, phase frequency and amplitude. तो हमने कहा था, क्या कहा है सिंपली कि मॉड्यूलेशन is the process of superimposing information content of information content of is band modulating signal on high frequency carrier signal by altering its characteristics phase frequency and amplitude। ये इसका डेफिनेशन है कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सुपरइम्पोजिंग इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ baseband modulating signal on high frequency carrier signal by altering its characteristics, phase frequency and amplitude। तो अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनिशियल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, कोई एम्प्टी आर्बिट्री कोई सिग्नल है, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड एम है और इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब हमने कहा कि हमारे पास कैरियर सिग्नल है जिसे हमने कहा कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब हमने कहा कि जब हम बात करते हैं सीटी का, ये एसी क्या है, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा सीटी इसका जो फेज है और ओमेगा सी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो जब कभी भी हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे तो हमने कहा कि जब मॉड्यूलेशन परफॉर्म करो, मॉड्यूलेशन में क्या करते हो आप कि जो आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होगा, सब ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल
इसका जो भी इंफॉर्मेशन होगा इसको आप क्या करते हो, कैरियर पे सुपर इम्पोज करवाते हो। तो जब आप कैरियर में सुपर इम्पोज करवाते हैं तो ऑब्वियस सी बात, कैरियर में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। जैसे हमने कहा कि आपके पास सिस्टम है, सिस्टम में कोई फोल्डर है, ये आपके पास डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे ढेर सारे आपके पास फोल्डर्स बने हैं, जो भी है। अब हमने कहा कि हमारे पास कोई डेटा है, हम किसी पर्टिकुलर फोल्डर में कॉपी करते रहे। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई भी फाइल, ढेर सारी फाइल पड़ी हुई है, हम क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं। कॉपी कर दिया हमने फोल्डर में, हमने कहा कि अभी ये हमारे पास कोई फोल्डर है बड़ा सा, इससे हम कॉपी करें। तो क्या हम देखेंगे जब हम कॉपी करेंगे, हम ये हमारे पास इनपुट, हमने कहा अभी ये हमारे पास कोई डेटा है, इंफॉर्मेशन है, फाइल को हमने डेस्कटॉप के फोल्डर में कॉपी कर दिया। तो क्या जो ये फोल्डर है, ये जो फाइल है जिसको हमने कॉपी किया है, इसमें कोई चेंजेस आएगा? नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसमें जब कॉपी करेंगे फोल्डर में, तो जब फोल्डर में कॉपी करेंगे तब उसमें चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आ सकता है? अब चेंजेस में दो चेंजेस हो सकते हैं। एक तो जो फाइल साइज है वो बढ़ सा जाएगी, नंबर ऑफ फाइल्स इंक्रीज हो सकते हैं। इससे हम क्या देख क्या रहे हैं कि आप जिसमें कॉपी कर रहे हैं चेंजेस किसमें आएगा, उस पर्टिकुलर फोल्डर में। तो ऐसे ही जब हम मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, तो जब कभी भी हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे तो हम जब क्या करते हैं कि हमारे पास जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है तो हम उसको सुपर इम्पोज करवा देते हैं कैरियर पे, सेम वैसे जैसे हमने इसको यहाँ पे कॉपी किया था, ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे, इसको सुपर इम्पोज करवा देंगे। तो जब आप सुपर इम्पोज करवाओगे तो हमने कहा था ये तो एज इट इज है, लेकिन जिसमें ये चेंजेस कर देगा जिसमें हम कॉपी कर रहे हैं, मतलब वो फोल्डर, ये क्या है, जैसे ये फोल्डर। तो जब हम इसमें कॉपी करेंगे तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है, एसी कॉस ओमेगा सीटी। क्या क्या हम इसमें चेंजेस पा सकते हैं? चेंजेस ये होगा कि इसके एम्पलीट्यूड में चेंजेस आ सकता है। क्या हो सकता है? हमने कहा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आएगा, और जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं क्या हो सकते हैं हमारा, या तो ये हमारा एम्पलीट्यूड होगा, या तो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा, या तो यही तीनों में चेंजेस हो सकता है। या तो एसी चेंज होगा, एसी एम्पलीट्यूड, या तो ओमेगा सीटी टोटल चेंज होगा, तो मतलब फेज में चेंजेस आएगा, या तो केवल ओमेगा सी जो भी चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, फेज मॉड्यूलेशन। तो यही होता है कि जब आप मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, इंफॉर्मेशन को सुपर इम्पोज करवाते हो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे, तो जो आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल्स होते हैं उसमें चेंजेस आएगा, या तो उसके एम्पलीट्यूड में चेंजेस आएगा, या तो उसकी फेज ऑफ फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि एम्पलीट्यूड में चेंजेस आएगा तो ये हमारा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फेज में आएगा तो हम कहते हैं फेज मॉड्यूलेशन, और जब फ्रीक्वेंसी में आएगा तो हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये हमारा बेसिक मॉड्यूलेशन था। फिर हम लोग बात करेंगे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन का। उसके पहले हम कहेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या मॉड्यूलेशन में, उसके बात करने के बाद हम लोग नीड ऑफ मॉड्यूलेशन पे डिस्कशन करेंगे। अब चलो फिर आ जाएंगे। तो मॉड्यूलेशन की बात करें, जब हम मॉड्यूलेशन में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एनालॉग मॉड्यूलेशन। क्या पढ़ेंगे, एनालॉग मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन। अगर एनालॉग की बात करें तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, एएम मतलब सिंपली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन,
और हमें पढ़ना है एंगल मॉड्यूलेशन। और ये फर्दर दो टाइप का हो जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन में हम लोग पढ़ेंगे, पल्स मॉड्यूलेशन में पीएएम पढ़ेंगे, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और दूसरा इसमें पढ़ेंगे हम पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, पीटीएम, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। और ये जो पल्स टाइम मॉड्यूलेशन होगा ये फर्दर दो टाइप का रहेगा। एक तो हमारा होगा PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन, और उसके बाद क्या रहेगा PPM पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। और फिर हम पढ़ेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन, वो हम पढ़ेंगे ASK, FSK, PSK, QPSK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फेज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, फेज शिफ्ट की और क्वार्टर फेज शिफ्ट की। अब चेंजेस क्या है? अब जब हम एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो सिंपली इस केस में जो हमारे पास इनपुट होगा वो दोनों एक जैसे होंगे, मतलब दोनों ही एनालॉग होंगे। मतलब जब हम मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, ये होगा हमारे पास, या यहाँ पे मैसेज होगा। ये हमने कहा हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मतलब ये भी एनालॉग होगा और आपके पास कैरियर भी होगा एनालॉग। ये आपके पास एमटी होगा और ये हमारे पास सीटी होगा। एनालॉग की बात करोगे तो दोनों एनालॉग सिग्नल्स होंगे या कंटीन्यूअस सिग्नल, कैरियर, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर। अब अगर हम ऐसे ही बेसिक बात कर ले तो एम्पलीट्यूड के केस में बेसिकली हमने कहा था कि अभी हमें इसे डिटेल में पढ़ना है कि जब एनालॉग में आप जो है दो चीजें पढ़नी है, एएम और एंगल मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे हम तो एम्पलीट्यूड के केस में जो भी कैरियर का एम्पलीट्यूड होगा इसमें वो चेंजेस करेगा। क्या करेगा? हमने कहा कि अगर एसी इसका एम्पलीट्यूड है और इसका एम्पलीट्यूड एएम है तो एसी में चेंजेस करेगा। इसका मतलब जब कभी भी आप मॉड्यूलेशन परफॉर्म करोगे तो कुछ ऐसा जनरेट हो जाएगा कि मतलब अभी जो एसी है, एसी से यहाँ तो जीरो रहेगा, कोई मैसेज नहीं, इसमें हम बाद में बात करेंगे, फिर तो कैरियर एज इट इज आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैसेज अप्लाई करो उससे करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड में चेंजेस आ जाना शुरू हो जाएगा। तो मे बी ऐसा है, ऐसा कुछ सिग्नल जनरेट होगा, हम बताओ चला जाएगा। ऐसा कुछ आएगा। और जब हम एएम की बात करेंगे तो इस पूरे ड्यूरेशन में जो हमारे पास एंगल होगा, टोटल फेज एंगल, मतलब फेज और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर हम इसमें जो है एंगल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो एंगल मॉड्यूलेशन के केस में जब भी जो मॉड्यूलेशन होगा, जैसे मैंने कहा कि हम एफएम की बात करते हैं, तो इस केस में जब कभी भी हम एंगल मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे तो जो चेंजेस आएगा वो उसके टोटल फेज एंगल में चेंजेस आएगा, किसके, कैरियर के टोटल फेज एंगल में चेंजेस आएगा। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में जो एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। तो अगर हमने कहा कि हम कोई ऐसा सिग्नल जनरेट कर दे रहे हैं, हमने कहा कि जब आप एंगल मॉड्यूलेशन करोगे तो कैरियर के एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एसी का एसी होगा और ये ऐसा जनरेट होना शुरू कर देगा। यहाँ पे मैसेज स्टार्ट होगा, हो सकता है कि जब पॉजिटिव पीक आए तो ये जो है कंप्रेस हो जाए, मतलब सिंपली टाइम ड्यूरेशन कम हो जाए, नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज हो जाए, और जब नेगेटिव की तरफ जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं, फिर से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब कंप्रेस्ड और एक्सपेंडेड फॉर्म में ये वेवफॉर्म जनरेट करेगा। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में कभी भी एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इस पे हमने डिटेल में डिस्कशन करना है, इसलिए हम इसकी कुछ बात नहीं कर रहे, बस हम ये देखना चाह रहे हैं कि कैसे क्या होता है और कुछ नहीं।
अब हमने ये देखा कि जब हम एम्पलीट्यूड एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, मतलब कैरियर भी ऐसा, मैसेज भी ऐसा, कैरियर भी ऐसा। लेकिन जब हम पल्स मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, पल्स मॉड्यूलेशन में चेंजेस आ जाएगा। मैसेज सिग्नल तो हमारा एज इट इज रहता है, लेकिन जो हमारे पास कैरियर होगी ये पल्स ट्रेन होती है, ऐसी पल्सेस होंगी। ये डिफरेंस है आपका एनालॉग और पल्स में। यहाँ पे दोनों ही कंटीन्यूअस सिग्नल थे, लेकिन इस केस में जो कैरियर होगी वो पल्सेस होगी। अब जब हम बात करेंगे पल्स मॉड्यूलेशन में, तो ये भी फर्क क्यों है, क्या पीएम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। तो जब हम पीएम की बात करेंगे मतलब जो ये एम्पलीट्यूड होगा पल्सेस के, इसकी पल्सेस के एम्पलीट्यूड में चेंजेस आएगा, और इस पूरे ड्यूरेशन में जो टाइम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब जो ये पूरा है ये एज इट इज रहेगा, लेकिन इसके हाइट में चेंजेस आ जाएगा। तो मे भी ऐसा सिग्नल आए जब जीरो होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मैसेज अप्लाई करेंगे तो एम्पलीट्यूड में इसके चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। फिर ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ आएगा, फिर बढ़ता चला जाएगा। तो हम इस केस में ये पाएंगे कि जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो जो आपके पास यहाँ पे कैरियर होगा ऐसे पल्सेस होंगे, और इसके पल्सेस के एम्पलीट्यूड में कंटीन्यूअसली चेंजेस आएगा, लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में जो टाइम है ये पूरा हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अब इसमें दूसरी चीज ये है कि जब हम इसमें बात करेंगे टाइम की, जब हम टाइम मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो अब चीजें जस्ट रिवर्स हो जाती है। चीजें रिवर्स होने का मतलब कि अब टाइम कांस्टेंट, अब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा और इसके टाइम में चेंजेस होगा, मतलब जो भी आप जनरेट करोगे सेम हाइट की पल्सेस होंगी। अगर ये मान लो जो भी रहा होगा ये है, ये ऐसे ही। अब इसमें दो चीजें होंगी, पल्स विद मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो पल्स विद और पल्स पोजीशन की बात करेंगे, तो पल्स विद की बात करोगे तो जो ये इसकी विड्थ होती है इसमें चेंजेस आ जाता है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो अगर ये मैसेज नहीं तो एज इट इज है, मान लो ये हाइट है ऐसे है, लेकिन जैसे मैसेज आ जाएगा इसकी विड्थ में इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा, ये चौड़ा होता चला जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है जब आपके पास मैक्सिमम कॉस्ट की पीक हो तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, लेकिन इसके हाइट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, फिर नेगेटिव की तरफ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा रहेगा, और फिर जैसे पॉजिटिव की तरफ जाएगा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस पूरे ड्यूरेशन में जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा, और जो ये विड्थ है ये मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। हमने डेफिनेशन में भी कहा था जब आप मॉड्यूलेशन की बात करोगे तो जो आपके पास कैरियर होगा उसमें चेंजेस आएगा किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। और पल्स पोजीशन की बात करेंगे तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन के केस में जो ये पल्सेस होती है ये अपनी पोजीशन को चेंज करती है, मतलब विड्थ तो इनका एज इट इज रहेगा, विड्थ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो भी इनका टाइम ड्यूरेशन होगा फिक्स टाइम ड्यूरेशन की पल्सेस होंगी, लेकिन जो इनका पोजीशन है वो शिफ्ट करता चला जाएगा मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। ये अपना लोकेशन चेंज करते रहते हैं। जब पॉजिटिव मैसेज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा तो उसके इसमें शिफ्टिंग ज़्यादा हो जाएगी, और जब कम होगा तो ये चीज़ें थी हमारा ये केस पल्स। अब हम डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करें, तो जब हम डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो थोड़ा सा और चेंजेस आ जाएगा। अब डिजिटल मॉड्यूलेशन के केस में जब आप परफॉर्म करोगे डिजिटल मॉड्यूलेशन तो उसमें क्या पाएंगे हम लोग, हमारे पास जो इनपुट मैसेज सिग्नल होगा वो डिजिटल है। डिजिटल का सिग्नल मतलब कोई भी आपके पास बाइनरी सीक्वेंस होगा। अब जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई भी 0 1 1 0 डेटा है, इस पे हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे टीवी भी करा तो टीवी पे दिखाएंगे, लेकिन हम इस पे डायरेक्टली मॉड्यूलेट नहीं करते। जो आपके पास बाइनरी डेटा है इसका हम एनआरजेड फॉर्मेट में ड्रॉ कर लेंगे, नॉन रिटर्न टू 0। तो हमने कहा कि 0 है तो 0 होगा, और ये 1 है तो 1 रहेगा, फिर फर्दर आ रही है 0 हो जाएगा, ये एनआरजेड इनपुट रहेगा। क्या है हमारा एनआरजेड इनपुट, और इसके करस्पॉन्डिंग हम जो कैरियर देंगे सेम कैरियर देंगे, जैसे एनालॉग के केस में साइनोसॉइडल कैरियर देंगे ऐसा कुछ।
इसमें भी अलग अलग चीजें हैं, ASK है, FSK है और PSK। तो ASK, FSK, PSK का सिंपल मतलब है अब एम्पलीट्यूड में चेंजेस आएगा। एम्पलीट्यूड ASK की बात करेंगे तो सिंपली क्या होगा, ये स्विच मॉड्यूलेशन टेक्निक कहलाती है, क्योंकि जब आपके पास बिट 0 होता है तो उससे करस्पॉन्डिंग ऑफ हो जाएगा और जब बिट 1 होता है तो उससे करस्पॉन्डिंग ऑन हो जाता है। तो मतलब ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट कर देगा। तो ये कैसे हमने कहा मॉड्यूलेशन में ड्रॉ करना है, तो ये यहाँ तक 0 देगा क्योंकि यहाँ पे बिट 0 है, लेकिन जैसे ही बिट 1 आएगा इससे करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट देगा, फिर से जब 0 आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है जब हम FSK की बात करेंगे तो FSK में सिंपली इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएगा। तो मतलब जब बिट 0 होगा तो इसका मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कम रहेगी। फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो इसका मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा रहेगा। टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा इसका मतलब जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ साइकिल्स कम होने का मतलब ये एक्सपेंडेड फॉर्मेट में आएगा, ऐसे आना शुरू हो जाएगा जब 0। लेकिन जब बिट 1 आ जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगा और टाइम ड्यूरेशन कम हो जाने का मतलब जो नंबर ऑफ साइकिल्स है वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो इस केस में ये ऐसे जब तक 1 है हमारा कंप्रेस देगा, ऐसे ही देता रहेगा। और इसमें आएगा फेज। तो फेज मॉड्यूलेशन के केस में सिंपली क्या होगा कि जो यहाँ का कैरियर है जैसे जैसे बिट सीक्वेंस में चेंजेस आएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसके फेज में चेंजेस आएगा। जैसे हम 0 से 1 जाएंगे तो बिट सीक्वेंस में चेंजेस आ रहा है, 1 से 1 जा रहे हैं कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो जब हम 0 से 1 जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, तो यहाँ पे फेज शिफ्ट हो जाएगा, पाई का फेज शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 से 1 जा रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं होगा। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर हम इसके लिए ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ जनरेट कर देगा। अब अगर 1 आएगा तो सिमिलर वे में ऐसा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 1 के बाद 0 आएगा तो फिर से ये चेंज हो जाएगा, ऐसा। मतलब सिंपली जब बिट सीक्वेंस में चेंजेस आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास फेज है उसमें चेंजेस आ जाएगा। तो ये था पूरा हमारा डिजिटल और एनालॉग और पल्स मॉड्यूलेशन। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि जो ये मॉड्यूलेशन है हमें मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। थैंक यू।